चलिए, तो जैसा कि हमने पढ़ा है वर्क एनर्जी थ्योरम, याद है सभी को वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती थी कि वर्क डन बाय ऑल बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही होती थी। बताओ इस वर्क डन बाय ऑल में कौन कौन से फोर्स आते थे? वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बराबर डेल्टा के ई। ठीक है, फिर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा क्या कि जो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसे तो मैं माइनस ऑफ डेल्टा यू लिख सकता हूं। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी का कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स बराबर माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बताओ पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो ये एनर्जी थ्योरम है इसको थोड़ा मॉडिफाई किया जाए, थोड़ा और मॉडर्न इसे बनाया जाए, राइट? थोड़ा इसे मॉडिफाइड किया जाए, नहीं मॉडिफाइड किया जाए। ठीक है, तो हमने इसको मॉडिफाइड करने के लिए क्या किया, जो WCF है उसकी जगह पे मैंने क्या रख दिया, माइनस ऑफ डेल्टा यू। अरे रख सकता हूं क्या? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बराबर डेल्टा के ई। तो यहां से मैंने देखा कि ये बन गया कि वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बराबर डेल्टा के ई प्लस डेल्टा यू। तो ये क्या है? ये हो गई मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम मॉडिफाइड वर्क एनर्जी। मॉडिफाइड क्यों? क्योंकि देखो इसमें हमें कंजर्वेटिव फोर्सों का वर्क डन नहीं लिखना पड़ा, उसकी जगह हम क्या यूज कर लेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आप ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, जब हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी थी, यानी कि ये पढ़ी थी, तो साथ में हमने कोई कंडीशन देखी थी क्या कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तभी हम ये लगा सकते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन हो तभी हम इसका यूज कर सकते हैं, कोई कंडीशन थी क्या? नहीं थी, बिल्कुल। मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज, मतलब इस थ्योरम का यूज हम इन एनी कंडीशन, कोई भी सिचुएशन हो उसमें कर सकते हैं, कोई भी सिचुएशन। मतलब देयर इज नो कंडीशन टू अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। मैं लिख देता हूं, देयर इज नो कंडीशन, ये हमेशा वैलिड है। नियम एवं शर्तें लागू नहीं है इस पे, है ना? देयर इज नो कंडीशन फॉर अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, मतलब आप वर्क इन थ्योरम कभी भी कहीं भी कैसे भी अप्लाई कर सकते हो, जहां भी लगे कि इससे क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पे हमें अप्लाई करनी चाहिए, वहां अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए कोई भी नियम कानून नहीं है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा आगे चल रहा हूँ, अब मैं चल रहा हूँ एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ। इसको कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, MEC। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, अब ये क्या होता है? तो जैसा कि यहाँ साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है, कुछ नाम पढ़ के समझ में आ रहा है, यहाँ लिख रखा है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। क्या हो गया इसका मतलब? यांत्रिकी ऊर्जा संरक्षण, मतलब जहां पे ऊर्जा संरक्षित रहे। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण, अरे बात समझ में आई? मतलब ये हम जब अप्लाई करेंगे, कब अप्लाई करेंगे, इसके लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि अगर सिस्टम पर वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0 हो, वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू 0 ओनली इफ। हम किसी भी सिस्टम के लिए यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण केवल तब अप्लाई कर सकते हैं इफ ओनली इफ, लिख देता हूं ओनली इफ, केवल यदि वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज 0, देन
वी कैन अप्लाई। अरे बात समझ में आई? मतलब आपको पहले चेक करना पड़ेगा क्या सिस्टम पे कोई ऐसा फोर्स तो नहीं है जो नॉन कंजर्वेटिव है और वो वर्क डन कर रहा है। अगर ऐसा है तो हम यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नहीं लगा सकते। अच्छा, आप बोलोगे कि क्यों भाई? देखो पहली बात तो नाम से ही क्लियर है, ठीक है। और दूसरी बात मैथमेटिकली मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि एक्चुअल में जो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण है उसकी इक्वेशन कैसे बनी है ना, ध्यान से देखना। देखो यहां तक हम पहुंच गए थे, मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम, यहां तक हम पहुंच गए थे, बताओ। मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम हमने पढ़ ली थी। अब मैं इसी में आगे चल रहा हूं कि भाई अगर ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम थी इसमें वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर जीरो हो जाए तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? जीरो बराबर डेल्टा के ई प्लस डेल्टा यू। भाई अगर यहाँ पे इस चीज को देखो, यहाँ जीरो कर दिया ना, वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो गया? जीरो। तो ये इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी क्या? यही तो है, यही तो है एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन। कैसे? इसको थोड़ा और अच्छे से देखोगे तो देखो दिखेगी। देखो मैं लिखता हूँ, ये हो गई जीरो बराबर डेल्टा के ई का मतलब क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस डेल्टा यू का मतलब क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। अभी जो माइनस वाले दोनों को इधर ले आओ, यानी इनिशियल वाली टर्म इधर आ जाएगी तो क्या बन जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इस इक्वेशन को ही हम क्या कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम। बेसिकली हमने क्या लिखा? यांत्रिक ऊर्जा, और यांत्रिक ऊर्जा का मतलब होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं? किसी सिस्टम की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अरे बात समझ में आई? तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है कि प्रारंभ की यांत्रिक ऊर्जा बराबर अंत में यांत्रिक ऊर्जा, मतलब संरक्षित हो गई ना ऊर्जा। प्रारंभ में जितनी सिस्टम की ऊर्जा थी अंत में भी उतनी ही रही। इसे ही क्या कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। यही है इक्वेशन ऊर्जा संरक्षण की। तो आपने देखा ऊर्जा संरक्षण की जो इक्वेशन है वो कब आई? क्या कंडीशन अप्लाई करी उसके लिए? हमने कंडीशन लगाना जरूरी था ना, बिना कंडीशन के आई क्या? नहीं, कंडीशन क्या थी इसमें? अगर किसी सिस्टम पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सों का वर्क डन जीरो हो जाए तो हम ये लगा सकते हैं। ये कंडीशन है, ऐसा होना चाहिए तभी हम ऊर्जा संरक्षण का उपयोग कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर अगर नहीं हुआ ऐसा तो, मतलब अगर वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जीरो नहीं हुए तो क्या हम सवाल नहीं कर पाएंगे? अरे नहीं, बिल्कुल कर पाओगे। तो आपको क्या लगानी है? वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, चाहे मॉडिफाइड लगाओ चाहे नॉन मॉडिफाइड लगाओ, कैसी वाली लगाओ, कैसी भी लगाओ। मॉडिफाइड ही जरूरी नहीं है बेटा, कुछ भी लगाओ, एक ही तो बात है। भाई अगर आप मॉडिफाइड लगाओगे तो आपको यहाँ डेल्टा यू लिखना पड़ेगा, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल लिखना पड़ेगा। और अगर आप ये नहीं लगाओगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? ये लिखना पड़ेगा, वर्क डन लिखना पड़ेगा। तो जो वर्क डन आप लिखोगे, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, कैसे भी लिख सकते हो ना। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन चाहे ऐसे लिख लो, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, एक ही बात है, वो तो इक्वेशन में है ही। ठीक है, बात समझ में आ गई? इस तरीके से करेंगे। तो आपको जब सिस्टम दिया जाएगा, कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको पहले उसको एनालाइज करके पहले तो ये पता लगाना है कि इसमें हाँ एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब वर्क पावर एनर्जी का ये सवाल है, पहले तो ये पता लगाओ कि हाँ ये वर्क पावर एनर्जी के कॉन्सेप्ट से ही होगा। फिर आपको ये पता लगाना है कि इसमें मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा के काम कर सकता हूँ क्या, या फिर मुझे इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम ही लगानी पड़ेगी, है ना। अगर एनर्जी कंजर्वेशन से काम हो रहा है तो डायरेक्ट इसी से कर दो, नहीं तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। ये दोनों एक ही चीज है, बस चीज को थोड़ा आसान करने के लिए कि यार अगर डायरेक्टली एनर्जी कंजर्वेशन ही लग रहा है, उसमें कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कार्य कर ही नहीं रहा है, वर्क डन कर ही नहीं रहा है, तो क्यों ना हम डायरेक्टली ये लगा दें। ये लगाना आसान पड़ती है। तो यही चीज आप ध्यान से देखोगे तो ये कोई अलग से थोड़ा ना, ये कोई अलग चीज थोड़ा ना यार, ये आई तो इसी से है ना।
बताओ, आई तो इसी से है ना, ये कोई अलग चीज है क्या? अरे अलग चीज है क्या? तो अब अगर आप बोलो कि नहीं सर हम तो हमेशा ये लगाना चाहते हैं, ओके, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स योर चॉइस, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे सर हमेशा मैं तो वर्क एनर्जी थ्योरम ही लगाना चाहता हूँ, एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगाना चाहता, इट्स योर चॉइस, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को सिखाना है, मैं सिखा रहा हूँ। ठीक, आंसर आपका दोनों से एकदम सही आएगा। ओके, कोई दिक्कत है क्या? तो ऐसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने बनाया आपको बस दिखाने के लिए कि कैसे हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, फिर करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन। तो मुझे बताओ कि इनिशियली एक बॉल है, उसको h हाइट से हमने छोड़ा है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 है। ठीक, 0 नहीं लेते हैं यहाँ पे, वेलोसिटी इसकी u ही ले लेते हैं कि यहाँ पे इसको हमने u वेलोसिटी से फेंका है नीचे। ठीक है, बॉल को हमने u वेलोसिटी से नीचे फेंका है। टोटल हाइट जमीन से कितनी हाइट है? h। अच्छा, आपको बताना है कि जब बॉल नीचे h/2 हाइट ट्रेवल कर जाएगी तब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब आप बोलोगे सर इसे तो हम काइनेमेटिक से भी कर सकते हैं, v बराबर u प्लस at वगैरह, s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा के, हाँ कर सकते हो, बट हमें किससे करनी है? हम इससे करना चाहते हैं एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी के कॉन्सेप्ट से, इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट से। तो सबसे पहले डिसाइड करो क्या इसमें हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्या? बताओ, क्या इसमें हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्या? एयर वगैरह कुछ भी नहीं है, एयर रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है ना, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, केवल एक ही फोर्स लग रहा है, mg फोर्स। और mg फोर्स कैसा फोर्स है? mg फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, सो देयर इज नो कंजर्वेटिव फोर्स, तो हम यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ये लगा सकते हैं अपन। तो यहाँ पे पहले सोचो इनिशियल पोजीशन कौन सी और फाइनल पोजीशन कौन सी है। तो आप जब भी लगाना चाहो, चाहे आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ चाहे एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, आपको सबसे पहले इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट डिसाइड करने होंगे। तो इनिशियल पॉइंट हम ये ले रहे हैं और फाइनल पॉइंट यहाँ ले रहे हैं जहां हमें वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, अब इनिशियल पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम यू स्क्वायर प्लस, अब बात आती है पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या यहाँ पे कोई स्प्रिंग दिखाई दे रही है क्या आपको? मुझे तो नहीं दिख रही, तो मतलब स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो आएगी क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा है। तो बताओ, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले मुझे एक रेफरेंस लाइन डिसाइड करनी पड़ेगी, और रेफरेंस लाइन आप कहीं पर भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप रेफरेंस लाइन कहाँ ले रहे हो। जैसे आपका मन करा तो यहाँ ले लिया, 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 और नीचे मन करा तो यहाँ ले लिया, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेफरेंस लाइन से आपके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो क्या आ रहा है बेसिकली, अगर मैं यू इनिशियल को इधर ले जाऊं तो क्या बन गया है? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मैंने आपको बताया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लाइन पर डिपेंड नहीं करती है। तो बताओ कहां लेना पसंद करोगे आप रेफरेंस लाइन को? तो रेफरेंस लाइन हम हमेशा वहां लेते हैं जहां से डिस्टेंसेस निकालना आसान होती है। ठीक है, बताओ कहां लेना चाहते हो रेफरेंस लाइन? मैं आपको 3 ऑप्शन दे रहा हूं, 1 2 3, ये आपकी इच्छा है, आप कहां लेते हो, कहीं पे भी ले सकते हो, आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जहां मन करे आप रेफरेंस लाइन ले सकते हो। चलो 2 पे लेते हैं हम रेफरेंस लाइन, 2 पे। तो 2 कौन सी जगह ले रहा हूं मैं? जहां पे हमने इस पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है, उस पॉइंट को रेफरेंस लाइन, उस लाइन को मैं ऐसे रेफरेंस लाइन मान ले रहा हूं। यहाँ पे ये है रेफरेंस लाइन। ठीक है, तो रेफरेंस लाइन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? रेफरेंस लाइन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है भैया? 0 होती है। रेफरेंस लाइन का मतलब क्या हो गया? ऐसा। चलिए, अब हमने रेफरेंस लाइन मान ली, तो बताओ यू इनिशियल कितनी हो जाएगी? यू इनिशियल कितनी हो जाएगी बताओ? अगर हमने रेफरेंस लाइन ये मान ली तो यू इनिशियल कितनी हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी हो जाएगी बताइए? तो यहाँ पे ये रेफरेंस लाइन मानी है,
अगर ये हमने रेफरेंस लाइन मानी है तो इनिशियली पार्टिकल यहां से कितना ऊपर है, h/2 ऊपर है, तो u इनिशियल कितना हो गया, mgh/2 बराबर, अब k फाइनल कितना लिखूं, फाइनल पोजीशन पर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या लिखूं, ये हो जाएगी हाफ mv², क्योंकि यहाँ पे हमने वेलोसिटी भी मानी है जो हमको फाइंड करनी है, u तो हमें पता है, v हमें निकालनी है, प्लस u फाइनल कितना लिखूं, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना लिखूं, u फाइनल कितना लिखूं, जल्दी से, 0, क्यों, क्योंकि हमने इसी को रेफरेंस लाइन माना है। तो आप देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया इन दोनों का, mgh/2। अगर आप इस रेफरेंस लाइन को कहीं और ले लोगे, अगर आप रेफरेंस लाइन को कहीं और ले लोगे तब भी डिफरेंस mgh/2 ही आएगा। हाँ, ये जरूर है कि इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, लेकिन डिफरेंस mgh/2 ही आएगा। आई बात समझ में? बस यहां से आपको क्या निकालना है, v निकालना है, तो ठीक है, निकल जाएगा v। जैसे m से m तो कट ही गया, ये हो गया u²/2 gh/2 इंटू 2। खैर, मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ कि कैसे एनर्जी कंजर्वेशन लगाई जाती है, आंसर तो आ ही जाएगा। 2 से 2 भी कट गया, m से m भी कट गया, तो ये बन गया u² प्लस gh बराबर v²। ओके, तो रोप है, यहां से इसको छोड़ा गया है, जस्ट रिलीज है, तो जब ये इस तरीके से वर्टिकल हो जाती है रस्सी, उस वक्त इस बॉब की वेलोसिटी क्या होगी आपको बताना है। तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, mg एंड टेंशन। तो mg ने तो वर्क डन किया है, क्योंकि mg की डायरेक्शन में ये l हाइट नीचे आया है, पर क्या टेंशन ने वर्क डन किया है क्या, टेंशन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो अगर हम टेंशन का वर्क डन यहाँ देखें तो देखो, किसी भी मोमेंट पे देख लो, इस मोमेंट पे देख लो, इस मोमेंट पे वेलोसिटी कैसे होगी, ऐसे होगी टेंजेंशियल, और टेंशन फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा। अच्छा, जिस साइड वेलोसिटी होती है उसी साइड डिस्प्लेसमेंट भी होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी कुल मिला के टेंशन के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। तो किसी भी मोमेंट पे देख लो, हर मोमेंट पे टेंशन परपेंडिकुलर ही रहेगा डिस्प्लेसमेंट के, यानी कि जो इस पूरे मोशन के लिए वर्क डन बाय द टेंशन आ जाएगा वो कितना आएगा, 0। तो केवल कौन सा फोर्स बचा, mg फोर्स बचा, mg फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो लगा देते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर k फाइनल प्लस u फाइनल। अब जल्दी से बताओ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगी, सबसे पहले बताओ इनिशियल पोजीशन कौन सी है एंड फाइनल पोजीशन कौन सी है। एनर्जी कंजर्वेशन लगाने से पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इनिशियल पोजीशन तो यहाँ मान लेते जहां से स्टार्ट हुआ है, फाइनल जहां तक हमें निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी हो जाएगी बताओ, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो जाएगी 0 प्लस, अब आपको लिखनी है पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे स्प्रिंग तो है नहीं, केवल ग्रेविटी है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए हमें सबसे पहले मानना पड़ता है रेफरेंस। तो हमें यहाँ पे रेफरेंस मानना है, तो बताओ रेफरेंस कहाँ माने, जहां आपका मन करे वहां आप रेफरेंस लाइन बना सकते हो। ये पूरी तरीके से आप पर निर्भर करता है कि आप रेफरेंस किस जगह को ले रहे हैं। तो आपका मन कर रहा है यहाँ ले लें रेफरेंस, तो यहाँ ले लो रेफरेंस, इस जगह को हमने ये लाइन हमने रेफरेंस लाइन मान ली, ठीक है। अगर ये लाइन हमने रेफरेंस लाइन मान ली तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया, 0 हो गया इस जगह का। चलिए अब बताइए, रेफरेंस लाइन मान ली तो बताओ u इनिशियल कितना आएगा, u इनिशियल सभी लोग बताएं u इनिशियल कितना आएगा, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितना आएगा। तो आप यहाँ देखोगे कि जो पार्टिकल है वो रेफरेंस लाइन से कितना ऊपर है, पार्टिकल रेफरेंस लाइन से l हाइट ऊपर है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा mgl बराबर। चलिए अब फाइनल पॉइंट पे आते हैं। फाइनल पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mv² प्लस
पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी फाइनल पोजीशन पर? 0, क्योंकि हमने वहीं पे क्या मान लिया है? रेफरेंस मान लिया है। तो यहां से आप देखोगे कि वेलोसिटी कितनी आ रही है, तो वेलोसिटी m से m कट गई, यानी √2gl, ये वेलोसिटी आ गई। बोलिए, अब किसी को डाउट हो तो पूछ लो, अगला सवाल आप ही को करना है, अगला सवाल मैं नहीं करूंगा। देखो धीरे धीरे लेवल भी बढ़ता जाएगा, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए चलें। कोई भी डाउट हो पूछ लें, ये डाउट आपको बाद में परेशान करेगा नहीं तो। इस बार भी वैसी की वैसी सिचुएशन दे रहा हूँ लगभग, लेकिन नई चीज ये दे रहा हूँ कि मान लो कि ये बॉल इस जगह पर है, मान लो बॉल वहां से मोशन करती हुई यहां तक आ गई, और ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री। यहाँ जस्ट रिलीज किया है तो u0 हो गया, लेंथ l हो गई, है ना। यहाँ पर आपको वेलोसिटी बतानी है इस पॉइंट पर, तो ऐसे ये सर्कुलर मोशन करते हुए यहाँ तक पहुंचे। बताओ, करूं? ठीक है, क्वेश्चन ये है, आपको पता ही इसमें क्या करना है, आपको इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। सवाल तो पुराने वाले ही, बस पोजीशन चेंज की है मैंने, तो इसमें आपको एक्सप्लेन तो है ही कि क्यों लगा रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, लगा देते हैं फिर। चलिए, तो सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे इनिशियल पॉइंट कौन सा है और फाइनल पॉइंट कौन सा है। हमेशा यही स्टेप रखना, आप जब भी एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ सबसे पहले इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन डिसाइड करो। ये कर लिया हमने डिसाइड। फिर आप हाथ के हाथ रेफरेंस लाइन भी बना लो। मुझे पता है यहाँ पे हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखनी है, तो आप यहाँ पे कौन सी लाइन को रेफरेंस लाइन लिखना चाहोगे बता दो, उसी को हम रेफरेंस लाइन बोल देते हैं। आप जिस भी लाइन को रेफरेंस लाइन लिखना चाहो आप लिख सकते हो। और हमेशा ऐसी लाइन को रेफरेंस चुनो जहां से डिस्टेंसेस निकालना आपको आसान पड़े, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन को चुनना है आपको रेफरेंस लाइन, ठीक है, चुन लो। मतलब ये लाइन जो मैं खींच रहा हूँ, दिस इज द योर रेफरेंस लाइन। सो ये आपकी रेफरेंस लाइन हो गई, वेरी गुड। चलिए, अब आप जल्दी जल्दी मुझे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बता दो। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी होगी? अच्छा, ऐसा कोई नियम नहीं है कि फाइनल पोजीशन को ही चुनना पड़ेगा आपको रेफरेंस लाइन, फाइनल पोजीशन को ही चूज करना पड़ेगा रेफरेंस लाइन, है ना। अभी पिछले 3 सवालों में अपन ऐसा ही कर रहे हैं, फाइनल पोजीशन में फाइनल पोजीशन को रेफरेंस लाइन बना रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा फाइनल पोजीशन ही रेफरेंस लाइन बनानी है, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जल्दी से बता दो कितनी हो गई? 0, क्योंकि यहाँ से पार्टिकल को जस्ट रिलीज किया है। प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी हो गई जल्दी से? पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल लिखने के लिए हमें डिस्टेंस चाहिए ये वाली, कि भाई ये जो रेफरेंस है यहाँ से इनिशियली ये पार्टिकल कितना ऊपर था, ये पार्टिकल कितना ऊपर था, तो ये वाली डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो निकालो। अब मैं कह सकता हूँ कि इस वाले ट्रायंगल में एक कैसा ट्रायंगल बन गया? 90 डिग्री ट्रायंगल बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। ये वाला एंगल हो गया 60 डिग्री। तो अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री हो गया, और ये लेंथ तो L है, रस्सी की लेंथ L, तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई? L cos 60। कैसे निकाला? बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, है ना। तो मैं लिख सकता हूं प्लस mg L cos 60 बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो गई? हाफ mv²। और फाइनल पोजीशन को आपने रेफरेंस माना है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? 0। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, कितना आ रहा है? तो ये आ रहा है mgl/2, 2 से गया 2, m से गया m, तो v बराबर आ गया √gl। बताओ, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। तो ये क्वेश्चन है कि एक ऐसा कर्व प्लेन है, ऐसी सरफेस है, सरफेस पूरी पूरी स्मूथ है, यहाँ से मास m के ब्लॉक को छोड़ दिया है, रिलीज किया। रिलीज मतलब अब आपको बताना है
अब देखो ये ब्लॉक ऐसे जाएगा, बहुत तेज वेलोसिटी आ जाएगी इसमें, फिर ये स्प्रिंग को ऐसे दबाएगा 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 दबाते जाएगा, तो एक मोमेंट आएगा जब इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, क्यों दबाते जाएगा, उस वक्त इसमें कंप्रेशन कितना हो जाएगा, मैक्सिमम। और फिर ये वापस से स्प्रिंग खुलना स्टार्ट होगी, ये ब्लॉक वापस इधर आएगा और फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे। तो आपको इसमें निकालना है फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग में अधिकतम दबाव ज्ञात करें। करिए, ध्यान से देखना, बहुत आसान सवाल है। तो बताओ क्या यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्या? बोले सर आपने इक्वेशन लिख दी तो अब लगा ही सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं बताओ? क्योंकि यहाँ पे देखो दो फोर्स लगेंगे, पहले तो जब ब्लॉक नीचे आएगा यहाँ तक तो mg वर्क डन करेगा, ठीक है, और जब ब्लॉक ऐसे जाएगा तो कोई वर्क डन नहीं होगा, लेकिन जब ये स्प्रिंग को दबाएगा तो स्प्रिंग वर्क डन करेगा, स्प्रिंग फोर्स लगेगा, मतलब दोनों ही फोर्स कंजर्वेटिव है, तो यहाँ पे हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो अब पहला काम क्या करना है अपन को, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन निर्धारित कर लेनी है। तो ये हो गई अपनी प्रारंभिक अवस्था, ये अंतिम स्थिति। अंतिम स्थिति क्या होगी पता है आपको? अंतिम स्थिति होगी जब ये ब्लॉक स्प्रिंग को दबा चुका होगा, इस तरीके से ये ब्लॉक स्प्रिंग को दबा चुका है, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0 एक मोमेंट के लिए, एक पल के लिए यहाँ पे वेलोसिटी इसकी कितनी आ जाएगी, 0, जब ये स्प्रिंग को अधिकतम दबाएगा। उसके बाद वापस से स्प्रिंग खुलना स्टार्ट होगी और ब्लॉक वापस से ऐसे आएगा और ऊपर भाग जाएगा, और ऐसे ऑसिलेशन मतलब दोलन गति करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, ठीक है। चलिए बताइए, और हाँ दूसरी बात यहाँ हम क्या डिसाइड कर लें वो बता दो, क्या बोलते हैं उसे, रेफरेंस लाइन क्या लें, रेफरेंस लाइन कौन सी लें, कहाँ पे लें रेफरेंस हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए, जल्दी से। तो मैं आपको यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, और कोई भी आपका मन करे कहीं भी ले सकते हो, पर ऐसी जगह लेना है जहां से हम आराम से वो ले सके, है ना। यहाँ ले लेते हैं, ऊपर ले लेते हैं, लोग ऊपर के लिए बोल रहे हैं, यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। रेफरेंस लाइन ये ले लिया हमने, रेफरेंस लाइन, ओके। चलिए बताइए काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या लिखूं, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या लिखूं, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या लिखूं, 0 बराबर। काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या लिखूं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या लिखूं, 0। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या लिखूं, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या लिखूं। तो आप ध्यान से देखो कि हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी लिखनी है और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी लिखनी है। तो अगर मैं इनिशियल की बात करूं, इनिशियल अवस्था में जब ब्लॉक इनिशियल था यहाँ पे, तुमने रेफरेंस मान लिया, तो यहाँ पे ग्रेविटेशन भी 0 आ गई और स्प्रिंग अभी ना तो खिंची हुई है ना दबी हुई है, तो यहाँ पे स्प्रिंग भी कितनी आ गई, 0। लेकिन अगर हम फाइनल की बात करें तो फाइनल में ये देखो, ये तो रेफरेंस लाइन है, तो रेफरेंस लाइन से ब्लॉक कितना नीचे है, h हाइट नीचे है, तो यहाँ पे हमें लिखनी पड़ेगी -mgh प्लस स्प्रिंग भी x दब चुकी है, तो ये आ जाएगी 12 kx², इस तरीके से। समझ में आई बात? तो अब यहां से आप देखोगे तो x कितना आ गया, 2mgh/k का अंडर रूट, तो x बराबर आ गया 2mgh डिवाइडेड बाई k अंडर रूट, तो ये आंसर आ गया। तो कैसा टेबल है, टेबल स्मूथ सरफेस है, उस पर एक चैन पड़ी हुई है इस तरीके से, ठीक है। हमने जैसे एनएलएम में पढ़ा था कि ऐसे पड़ी हुई है, तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है इस पूरी चेन को नीचे खींचेगा और कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगा, मतलब पूरी चेन नीचे आने लगेगी। तो आपको ये बताना है कि जब ये चेन खिसकते 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 पूरी नीचे आ जाए, मतलब कुछ इस तरीके से आ जाए, चेन ऐसी आ गई पूरी की पूरी, जो एल लेंथ की चेन है वो ऐसे खिसकते खिसकते इस तरीके से आ गई एल लेंथ,
तो इस मोमेंट पर चेन की वेलोसिटी क्या होगी? भाई इनिशियली तो क्या थी, जस्ट हमने ऐसे स्थिति को छोड़ा, जस्ट रिलीज किया यहाँ से, तो चेन खिसकते हुए नीचे आने लगी है, एक्सीलरेशन है उसके पास, तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो इस मोमेंट पर जब पूरी की पूरी चेन टेबल से नीचे आ जाएगी, इस मोमेंट पर इस चेन की वेलोसिटी v है, तो आपको v निकालना है, v क्या होगा। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे भी बताओ एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इसको नीचे खींच रहा है वो कौन सा फोर्स है, mg, यानी कि केवल mg ही है जो यहाँ वर्क डन कर रहा है, राइट। तो अगर mg वर्क डन कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल हम लगा सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। कोई डाउट पूछ लो। चलिए अब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी हो जाएगी बताओ? नहीं नॉर्मल कंजर्वेटिव फोर्स नहीं, नॉर्मल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। हाँ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी हो जाएगी बताओ जल्दी से? 0, हाँ जस्ट रिलीज किया है, राइट। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी हो जाएगी? अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या लिखोगे आप? तो सबसे पहले तो हमें रेफरेंस पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा, तो हम एक रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं, एक रेफरेंस लाइन बना लेते हैं। तो हम इसी को रेफरेंस लाइन बना लेते हैं, जो टेबल है ना, इस टेबल को हम रेफरेंस लाइन बना लेते हैं। भाई ये रेफरेंस लाइन है ना, रेफरेंस लाइन चेंज नहीं होती, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में रेफरेंस लाइन सेम ही रहती है। तो ये इनिशियल पोजीशन हो गई और ये हो गई हमारी फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन में सबसे पहले यू इनिशियल आपको निकालना है कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी होगी। तो ध्यान से देखना यहाँ पे, देखो ये चेन का जो हिस्सा टेबल पर पड़ा हुआ है, चेन का जो हिस्सा टेबल पर पड़ा हुआ है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बताओ? चेन का जो हिस्सा टेबल पर पड़ा हुआ है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? चेन का जो हिस्सा टेबल पर पड़ा हुआ है इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि ये तो रेफरेंस लाइन पे पड़ा हुआ है सारा हिस्सा, तो ठीक है। लेकिन जो हिस्सा ऐसे लटका हुआ है उसकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी आएगी। अब हमने तो पॉइंट मास के लिए पढ़ा है, भाई ऑब्जेक्ट होता था वो अगर रेफरेंस लाइन से h हाइट ऊपर होता था तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाती थी mgh, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट h हाइट ऊपर था। लेकिन यहाँ तो ऑब्जेक्ट देखो कितने सारे ऑब्जेक्ट हैं, छोटे 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 चेन के टुकड़े हैं, तो चेन पूरी की पूरी इतनी लंबी पड़ी हुई है ना। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे सेंटर ऑफ मास का, कि मतलब हम ये बोल सकते हैं कि पूरी जो चेन है, इस पूरी चेन का पूरी मतलब ये जो चेन लटकी हुई है नीचे, है ना, ये जितनी चेन लटकी हुई है इसका पूरा को पूरा मास मैं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पे मान सकता हूँ। तो यहाँ सेंटर ऑफ मास पे क्या होता है, सेंटर ऑफ मास, अगला चैप्टर हमारा सेंटर ऑफ मास ही रहेगा, लेकिन उसका थोड़ा सा यूज यहाँ पे है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बहुत मामूली सा, बस इतना सा। भाई अब ये कैसा है मैं बता देता हूँ, जैसे मान लो रॉड होती है कोई, यूनिफॉर्म मास की रॉड है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा? बीचों बीच में, L/2 पे। मतलब अगर कोई L लेंथ की रॉड है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? L/2 पे आएगा ना यार, सिमेट्री से हम कह सकते हैं, इतना तो हम दिमाग से हम कह सकते हैं कि हाँ भाई सेंटर ऑफ मास बीचों बीच आएगा, राइट। वैसे ही जो पार्ट नीचे लटका हुआ है रॉड इसका चेन का, उसका भी सेंटर ऑफ मास बीचों बीच आएगा। अब चलो हम इसकी लिखते हैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो पहली बात रेफरेंस लाइन से नीचे है तो माइनस आएगा, तो माइनस लगा देते हैं, ठीक है। अब जो मास हम लिखेंगे वो मास केवल किसका लिखना पड़ेगा? जो पार्ट यहाँ पे नीचे लटका हुआ है चेन का, क्योंकि जो पार्ट टेबल पे है उसका तो 0 आ ही चुकी है पोटेंशियल एनर्जी, उतने पार्ट की तो पोटेंशियल एनर्जी की कोई चिंता ही नहीं है, वो तो 0 आ गई, क्योंकि वो वहां पे पूरा का पूरा मास कहाँ है? रेफरेंस लाइन पे ही पड़ा है। अरे बात समझ में आई? तो सबसे पहले आप ये बताओ ये कितना मास है जो चेन का लटका हुआ है, इस मास को आप बता सकते हो? अब हम तीसरी बार कर रहे हैं हमारा सवाल, तो कोई बताएगा कि यहाँ पे जो चेन है इसका मास कितना है जितना पार्टी टेबल से नीचे लटका हुआ है? तो यूनिटरी मेथड से, हाँ, L लेंथ का मास है m, तो x लेंथ का मास होगा m/L इंटू एक्स। ये तो क्या आ गया? मास आ गया किसका? ये जो पार्ट नीचे लटका हुआ है चेन का, इसको अगर मैं m डैश बोलूं तो m डैश कितना आ गया? m/L इंटू एक्स। अब माइनस आ गया, m आ गया, अब क्या लिखते हैं अपन? g
और h, तो h कितना हो जाएगा बताओ? तो h हो जाएगा यहाँ से सेंटर ऑफ मास की दूरी, ये कितनी हो गई x/2, तो कितना आ जाएगा x/2। इस तरीके से हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। एक बार और सुन लो। तो हम क्या मान सकते हैं कि जो चेन नीचे लटकी हुई है उसका सारा का सारा मास सेंटर ऑफ मास पे है, इस पॉइंट पे है, तो हम इस पूरी चेन की जगह हम ये मानेंगे कि इतनी हाइट नीचे, कितनी x/2 हाइट नीचे कितना मास, इतना मास पड़ा हुआ है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या लिख दी, -m/l/x(g)(x/2)। ये क्या लिखा हुआ है बेसिकली, ये लिखा हुआ है mgh माइनस में, क्योंकि रेफरेंस लाइन से नीचे आए अपन। तो मास कितना हो गया m/l/x, g की जगह g, और h कितना हो गया x/2। अब भी अगर किसी को डाउट हो इसमें तो एक बार पूछ ले, मैं बता दूंगा। हाँ, x/2 वाली बात क्या है, सेंटर ऑफ मास। तो अगर इसकी लेंथ x है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, बीचों बीच में, जिसकी लेंथ यहाँ से कितनी आएगी x/2। अगर टोटल लेंथ x है तो इसके मिडल पॉइंट की लेंथ यहाँ से कितनी आएगी x/2। अभी तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे उनमें मास जो था वो पॉइंट था, मतलब छोटा सा था, उसकी कोई लेंथ और हाइट नहीं थी, इसलिए हम पूरे पूरे मास की लेंथ देख रहे थे कि इसकी हाइट इतनी है रेफरेंस लाइन से, है ना। बट यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑब्जेक्ट बड़ा है जिसकी लेंथ x है। तो अब लेंथ जब x है तो भाई किस पॉइंट की हाइट लें, किस पॉइंट की डेप्थ लें, तो सेंटर ऑफ मास की लें। चलिए ये हो गया क्लियर आपका। तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या लिखूंगा। अच्छा पहले बताओ काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या लिखूंगा। काइनेटिक एनर्जी फाइनल तो बहुत आसान है भाई, फाइनल स्थिति में वेलोसिटी कितनी है v, हर पार्टिकल की वेलोसिटी v होगी क्योंकि सारे पार्टिकल एक साथ जाएंगे, एक साथ कनेक्टेड है, तो हम लिखेंगे 12mv²। और अब आपको बताना है u फाइनल क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या होगी। u फाइनल लिखने के लिए हम सेम टू सेम ये वाला तरीका अपनाएंगे। तो पिछली बार तो क्या हुआ था कि टेबल पे पड़ा हुआ था इतना हिस्सा, अगर इतना हिस्सा टेबल पर पड़ा हुआ था तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई थी, हमें पोटेंशियल एनर्जी केवल इस पार्ट की लिखनी पड़ी थी जो पार्ट नीचे लटका हुआ था। लेकिन अब तो पूरा को पूरा पार्ट ही नीचे लटका हुआ है चेन का। ठीक है भाई, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरे जो बड़ी सी चेन है इसकी लेंथ l है, तो यहाँ इसका सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आ जाएगा l/2। मतलब ये लेंथ कितनी हो गई l/2। मतलब हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे भाई, रेफरेंस के नीचे है तो माइनस, अब पूरी चेन है, पूरी चेन का टोटल मास तो m है, तो मास हो जाएगा m g, और लेंथ कितनी हो जाएगी l/2। इस तरीके से तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई -mgl/2। ग्रेविटेशन पोटेंशियल में जब भी हम रेफरेंस लाइन लेंगे तो रेफरेंस लाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। अभी तक हमने जो भी ऑब्जेक्ट्स लिए थे पहले के सवालों में, वो ऑब्जेक्ट्स की ना तो मैंने लेंथ की बात की थी ना विड्थ की बात की थी, मतलब वो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स ही थे सारे। और इवन आज तक पूरी फिजिक्स में अब तक जब से हमने पढ़ना स्टार्ट किया है, जितने भी हमने ऑब्जेक्ट लिए हैं, चाहे वो ट्रक ही क्यों नहीं माना हो, ट्रक, कार, मोटरसाइकिल, ब्लॉक, एरोप्लेन भी माना है, वो सब पॉइंट थे। अभी तक हमने उनकी लेंथ और विड्थ की बात ही नहीं की थी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम उनकी लेंथ की और विड्थ की बात भी करेंगे। अब जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे, रियल ऑब्जेक्ट्स आते जाएंगे, तो उनकी लेंथ और विड्थ की चर्चा की जाएगी, तो फिर वहां पे सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट आएगा। तो अभी तक हमने फिजिक्स में केवल पॉइंट ऑब्जेक्ट्स ही पढ़े हैं, सेंटर ऑफ मास आने के बाद फिर हम बड़े ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। तो इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस थे सब में पॉइंट ऑब्जेक्ट ही था। देखो यहाँ बॉब तो पॉइंट था, तो इसलिए पूरी लेंथ ले रहे थे जितनी भी लेंथ है इसकी, क्योंकि ये खुद ही सेंटर ऑफ मास था। तो पॉइंट का सेंटर, अब पॉइंट होता ही इतना सा है तो उसका सेंटर ऑफ मास उसमें खुद में ही तो होगा। पॉइंट ये भी मैं मोटा बना रहा हूँ, पॉइंट तो और छोटा इतना सा होता है, पॉइंट और भी पतला और भी पतला, इतने थे सारे मासेस, है ना। अपन इंक्लाइन प्लेन लेते थे इतना बड़ा, वो भी पॉइंट था, उसके ऊपर ब्लॉक रखा रहता था, वो भी पॉइंट था। अभी तक सब कुछ पॉइंट था, उनकी लेंथ वेंथ किसी की बात करते ही नहीं थे, सब कुछ पॉइंट था, एरोप्लेन भी पॉइंट था। अब पहली बार बड़े ऑब्जेक्ट की बात की है, इसलिए इससे पहले के क्वेश्चन में
लेंथ लिखी थी, कितनी लिखी थी, वो तो बात ही नहीं होती, क्योंकि वहां तो हमने ऑब्जेक्ट की लेंथ ही नगण्य मानी थी, नेग्लिजिबल थी। यहाँ पे पहली बार ऑब्जेक्ट की लेंथ आई है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट आया सेंटर ऑफ मास का, कि जब ऑब्जेक्ट बड़ा होता है उस केस में, जब अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है आपको, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो रेफरेंस लाइन से उस ऑब्जेक्ट की कौन सी हाइट लोगे, क्योंकि पूरा का पूरा ही ऑब्जेक्ट है, तो ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। जैसे यहाँ पे बात करें तो पूरी की पूरी रॉड ही, ये सॉरी, पूरी पूरी चेन ही ऑब्जेक्ट है, तो आप रेफरेंस लाइन से कौन सी लेंथ लोगे, तो कौन सी लेंथ लेंगे, सेंटर ऑफ मास की लेंथ लेंगे। अच्छा, आप बोलोगे सर कैसे आया सेंटर ऑफ मास, कैसे निकाली हमने कि सेंटर ऑफ मास की लेंथ। भाई उसका बहुत आसान तरीका है, आप एक्स पे जब मान जाओ, ऐसे एक्स लेंथ पे जाके डीएक्स का एलिमेंट लो, इस डीएक्स एलिमेंट की पोटेंशियल एनर्जी लिखो, तो कितनी लिखोगे, माइनस डीएम जी एक्स। ये डीएम क्या है, ये जो एलिमेंट लिया है इस एलिमेंट का मास, और इसको इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम 0 टू एल, तो ये आपका निकल के आ जाएगा mg/L/2 इस वाले के लिए। और ऐसे इस वालों में करोगे तो ये निकल के आ जाएगा mgx/2। ठीक है, और बताओ। तो इसको सॉल्व करके आप क्या निकालोगे, v निकाल सकते हो, निकालो v कितना